एक गांव में आदित्य अपने पत्नी सुषमा और माँ शांति देवी के साथ रहता था। आदित्य आम बेचकर गुजारा किया करता था। एक दिन आदित्य एक पेड़ के नीचे बैठकर आम बेच रहा था। आम ले लो आम, मीठे मीठे रसीले आम, आम ले लो आम। तभी वहाँ पर गांव का गोलू आया और बोला, अरे भाई वो आम कैसे दे रहे हो? भैया 100 रुपए किलो है। क्या 100 रुपए किलो? ये तो बहुत महंगे है। आखिर ऐसा भी इनमें क्या खास है? अरे भाई आम ताजा है, इसी के साथ में इन्हें खुद चुन चुन कर तोड़ता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, फिर भी इतने महंगे। 50 रुपए किलो दो तो मैं तुमसे 1 किलो आम खरीद लेता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया 50 रुपए किलो, आपने तो दाम ही आधा कर दिया। इतने में तो मेरी मेहनत भी नहीं निकलेगी, क्योंकि ये मैं खरीद कर लाता हूँ। 60 रुपए तो मुझे ही मिलते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लेने हैं। ये कहकर गोलू वहाँ से जाने लगा। तभी उसे रास्ते में चौधरी मिला और बोला, अरे गोलू तुम कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं चौधरी जी, आम लेने गया था, लेकिन आदित्य तो बड़े महंगे आम बेच रहा है। क्या बहुत महंगे बेच रहा है? कितने रुपए किलो बेच रहा है? 100 रुपए किलो बेच रहा है। मैंने कहा 50 रुपए में दे दो, पर उसने मना कर दिया। अरे आजकल महंगाई है, इस वजह से आम महंगे हैं। तुम्हें ले लेने चाहिए थे। अरे नहीं चौधरी जी, इतने महंगे आम खाकर मैं कहाँ जाऊँगा। ये कहकर गोलू वहाँ से चला गया, जिस पर चौधरी ने कहा, ये तो अनपढ़ लोग हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि आम कितने स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। वैसे भी 50 रुपए तो इसने ज्यादा ही कम कर दिए। मैं जाता हूँ आदित्य के पास। ये कहकर चौधरी आदित्य के पास आया और बोला, अरे आदित्य आम बेच रहे हो? हाँ चौधरी जी, आपको चाहिए क्या? चाहिए तो है, वैसे क्या रेट है आम का? चौधरी जी 100 रुपए किलो है, बताइए कितने दे दूं? अरे आदित्य ये तो बहुत ज्यादा महंगे है। मैं तुमसे 10 किलो आम ले लूंगा, क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है। बस रेट थोड़ा अच्छा लगा लो। तो फिर ठीक है, आप 80 रुपए किलो ले लीजिए। नहीं 70 रुपए किलो दो तो मैं लूंगा। हाँ ठीक है, आप 70 रुपए किलो में ले जाइए। ये सुनकर चौधरी बहुत खुश हुआ और 10 किलो आम लेकर वहाँ से चला गया। अब आदित्य के पास थोड़े आम बच्चे थे, जिसे देखकर आदित्य ने कहा, अरे ये तो थोड़े आम है, चलो मैं इन्हें लेकर घर चलता हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कोई आम खरीदेगा। ये कहकर आदित्य वहाँ से चला आया। वहीं दूसरी तरफ चौधरी घर आया और उसने अपनी पत्नी काजल को बुलाया। अरे चौधराइन जरा इधर तो आना। चौधरी की आवाज सुनकर काजल वहाँ आई और बोली, क्या हुआ चौधरी जी, कहिए। देखो मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ। आमों को देखकर काजल बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, इतने सारे आम, ये तो ताजा लगते हैं। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ताजा है। गांव के लोगों को तो पता ही नहीं है कि इन आमों की कीमत कितनी है, पर मैं तो इन्हें सस्ते में ले आया। अरे वाह चौधरी जी, आप तो बड़े होशियार है। ठीक है, मैं अभी इनमें मसाला डाल कर ले आती हूँ। हाँ क्यों नहीं, और तुम भी खा लेना, बहुत सारे हैं, आराम से। हाँ ठीक है। इसके बाद काजल मसाला डालकर आम लाई और चौधरी को दे दिए। चौधरी ने आम खाए तो तारीफ करते हुए बोले, अरे मजा ही आ गया, कितने मीठे और रसीले हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आम नाम है पर बिल्कुल रसगुल्ले लग रहा है। ये कहकर वो दोनों हंसने लगे। दूसरी तरफ आदित्य राशन का सामान लेकर घर आया, क्योंकि उसे जो पैसे मिले थे उससे वो सामान ले आया और उसने अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहा, अरे सुषमा कहाँ पर हो? देखो मैं राशन का सामान ले आया हूँ। अपने पति आदित्य की बात सुनकर सुषमा वहाँ पर आई और बोली, अजय आप राशन का सामान ले आए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो सोच रही थी आज घर में खाना ही नहीं बन पाएगा। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अभी आपके आम कुछ दिनों से बिक नहीं रहे थे, इसीलिए। हाँ ये तो तुमने सही कहा।
कुछ दिनों से आम लगातार खराब होते जा रहे हैं, जिस वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। पर कोई बात नहीं, आज चौधरी जी ने पूरे 10 किलो आम खरीदे हैं। क्या 10 किलो? पर आखिर उन्होंने इतने सारे आम क्यों खरीद लिए? वो बता रहे थे उन्हें आम अच्छे लगते हैं, इस वजह से। चलो अच्छी बात है, चौधरी जी तो हमारे लिए भगवान बनकर आए। ये तो तुमने सही कहा। अब जल्दी से खाना बना लो क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ, मैं भी आपके लिए खाना बना देती हूँ। तब तक आप माँ जी के पास चले जाइए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे माँ दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? माँ जी लेटी हुई है, क्योंकि आज उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? मैं अभी देख कर आता हूँ। ये कहकर आदित्य अपनी माँ के पास गया, जहाँ पर शांति देवी चारपाई पर लेटी हुई थी। उन्हें इस तरह देखकर आदित्य थोड़ा परेशान हुआ और बोला, अरे माँ, आपको क्या हो गया है? अरे आदित्य बेटा, तू आ गया। आज तेरा आम बिक गया या नहीं? हाँ हाँ माँ, आज मेरे आम बिक गए। चलो बेना, ये तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए माँ, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। कल सुबह ही मैं आपके लिए दवाई ले आऊँगा। अरे नहीं नहीं, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो फिर आप ठीक कैसे होगी? तभी वहाँ पर सुषमा खाना लेकर आई और बोली, चलिए खाना खा लीजिए। माँ जी आपके लिए यहीं पर खाना ले आओ, या फिर आप हम लोगों के साथ खाएंगे? अरे नहीं नहीं, मेरे लिए यहीं पर ले आओ, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए यही खाना ले आता हूँ। फिर इसके बाद सुषमा ने शांति देवी को वही खाना दे दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। आदित्य के कभी कभार आम काफी अच्छे बिक जाया करते थे, जिससे उसके घर का गुजारा हो जाया करता था। पर जब उसके आम बिकते नहीं थे तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कुछ दिनों से आदित्य के आम बिक नहीं रहे, जिससे वो काफी परेशान था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आम आखिर बिक क्यों नहीं रहे हैं? इस तरह मेरा घर का गुजारा कैसे होगा? अपने पति को इतना परेशान देखकर सुषमा ने कहा, अजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान पर तो भरोसा है, पर फिर भी अगर आम नहीं बिकेंगे तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा? वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आखिर लोग आम खरीद क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उन्हें महंगे लगते हैं, जबकि मैं 100 रुपए किलो दे रहा हूँ फिर भी। अजी तो आप थोड़े सस्ते में आम बेचिए, क्योंकि अगर बिकेगा नहीं तो घर का गुजारा कैसे होगा? अपनी पत्नी सुषमा की बात सुनकर सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, मैं सस्ते दूंगा। वहीं दूसरी तरफ चौधरी की पत्नी काजल गांव में घूमने के लिए निकली, क्योंकि उसका मन कुछ बेचैन था। गांव में घूमते हुए उसने छोटे छोटे बच्चों को देखा, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने आप से कहा, काश आज मेरी बेटी होती तो वो भी इन्हीं बच्चों जैसी होती। नहीं नहीं, अब तो वो जवान हो गई होती, क्योंकि उसे गए 15 साल हो गए हैं। ये कहकर काजल की आंखें भर आई। तभी वहाँ चौधरी आया और उसने कहा, क्या हो गया? तुम आज दुखी क्यों हो चौधराइन? क्या किसी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं चौधरी जी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस इन बच्चों को देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। मुझे पता है उसे जाए 15 साल हो गए हैं। अगर उसे मिलना होता तो वो मिल जाती। हमारी एक गलती की वजह से हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ना ही हम मेले में घूमने जाते, ना ही ऐसा कुछ होता। अजी मेला घूमने के लिए तो सभी जाते हैं, तो क्या सभी के बच्चे खो जाते हैं? नहीं नहीं, शायद भगवान को यही मंजूर था। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, क्योंकि फिर मेरी गोद भरी भी नहीं। कम से कम भगवान एक संतान और दे देता तो बेटी का इतना दुख तो नहीं होता। ये सुनकर चौधरी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था काजल इस समय काफी ज्यादा दुखी है, और उसने कहा, अरे अब तुम छोड़ो भी, मैं तुम्हारे लिए ताजा ताजा आम ले आता हूँ, जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। इसके बाद काजल वहाँ से घर चली गई।
और चौधरी आदित्य के पास आ गया। आदित्य आम बेच रहा था। उसने चौधरी को देखा और कहा, अरे चौधरी जी, आप यहाँ पर, आपको आम चाहिए क्या? हाँ हाँ, मेरी पत्नी आज थोड़ी दुखी है, तो उसी के लिए 1 किलो ताजा और अच्छे आम कर दो। क्या हो गया चौधराइन जी को? तुम्हें तो पता ही है मेरी बेटी के बारे में। बचपन में ही मेले में हम लोग गए थे तो वही खो गई थी। सुना तो है मैंने भी, भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया। ठीक है, मैं अभी आपको आम देता हूँ। क्या 100 रुपए किलो ही दे रहे हो? नहीं नहीं, 60 रुपए कर दिया हूँ। क्या 60 रुपए कर दिए? पर क्यों? तुम तो पहले 100 रुपए किलो दे रहे थे। कोई लेता ही नहीं है, जिस वजह से मुझे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घर का खर्च भी नहीं आ पा रहा था। अब थोड़ा नुकसान उठा लूंगा, पर कम से कम घर में राशन तो ले जाया करूंगा। आदित्य की बात सुनकर चौधरी को उस दिन की बात याद आई और उसने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज के समय में कोई भी सुखी नहीं है। किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है। उस दिन मैंने तुम्हारे 30 रुपए कम कर लिया था, आज मैं तुम्हें पूरे रुपए दूंगा। अरे नहीं नहीं चौधरी जी, उस दिन की बात तो मैं भूल ही गया हूँ। अरे तुम भूल गए होंगे, लेकिन मैं तो नहीं भूला। इसके बाद चौधरी ने पैसे दिए और वो वहाँ से चले आए। चौधरी के जाने के बाद आदित्य ने अपने आप से कहा, चौधरी जी कितने अच्छे हैं, फिर भी भगवान ने उनके साथ कितना बुरा किया। मुझे तो चौधरी जी के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। इसके बाद आदित्य आम बेचने के लिए गांव में निकल गया, क्योंकि उसे बैठे हुए काफी समय हो गया था। आम ले लो आम, ताजा और रसीले आम, आम ले लो आम। तभी उसे गांव का सोहन मिला। सोहन ने जब आदित्य को आम बेचते हुए देखा तो कहा, अरे आदित्य भाई, आम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ताजा भी मालूम पड़ रहा है। हाँ हाँ भैया, ताजा हैं, अभी बगीचे से तोड़ कर लाया हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मुझे भी 1 किलो आम दे दो। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। वैसे रेट तो बता दो, क्या रेट से बेच रहे हो? 60 रुपए किलो बेच रहा हूँ। अरे भाई, पर गोलू तो कह रहा था कि तुम बहुत महंगे बेच रहे हो। अरे भैया, पहले बेच रहा था तो किसी ने ली ही नहीं, इसीलिए सस्ते कर दिए हूँ, क्योंकि मेरे घर का गुजारा होना काफी मुश्किल हो गया था। तो तुम्हें अब नुकसान नहीं हो रहा? थोड़ा बहुत नुकसान झेल लूंगा, कम से कम 2 पैसे तो घर पर ले आऊंगा। ये तो तुमने सही कहा। ठीक है, तो 1 किलो आम दे दो। इसके बाद आदित्य ने सोहन को 1 किलो आम दिए और सोहन पैसे देकर वहाँ से चला गया। फिर आदित्य पूरे गांव में इसी तरह घूमता फिरा। शाम तक उसके आम काफी अच्छी बिक गए, जिसे देखकर उसने कहा, चलो आज तो आम बिक गए, अगर रोजाना इसी तरह बिक्री हो जाया करें तो कितना अच्छा रहेगा। पर पता नहीं भगवान आखिर ऐसा चाहते क्यों नहीं। इसके बाद आदित्य घर आ गया। घर आने पर उसने पैसे सुषमा को दिए और कहा, ये लोग पैसे, इन्हें संभाल कर रख देना। अजी, आज आपके आम बिक गए। हाँ हाँ, आज तो मेरा आम बिक गया। अब पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि कल के लिए आम भी नहीं है। तो फिर आप कल सुबह बगीचा चले जाना। हाँ हाँ, मैं कल सुबह बगीचे ही जाऊंगा, इसके बाद ही मैं आम बेचने जाऊंगा। अगली सुबह आदित्य टोकरी लेकर बगीचे के लिए निकल गया। बगीचे में आने के बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, जिस पर काफी सारे आम लगे थे, जिसे देखकर उसने कहा, अरे इस पेड़ पर तो बहुत सारे आम लगे हुए हैं, इसी पेड़ से तोड़ लेता हूँ। ये कहकर आदित्य उसी पेड़ से आम तोड़ने लगता है। तभी अचानक उस पेड़ में से आवाज आई, मेरी मदद करो, मुझे इस पेड़ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। आवाज को सुनकर आदित्य पूरी तरह घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, लगता है मेरा भ्रम है। जल्दी से आम तोड़ लेता हूँ। ये कहकर आदित्य फिर से आम को तोड़ने लगा। फिर से वही आवाज आई, मुझे इस पेड़ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। आवाज को सुनकर आदित्य बुरी तरह डर गया
और घबरा कर बोला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ पर कोई भूत प्रेत है भगवान, अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। ये कहकर आदित्य वहाँ से भागने लगा। तभी आवाज नहीं उसे रोका। रुक जाओ, भागो मत, मेरी मदद करो। आवाज को सुनकर आदित्य रुक गया और इधर उधर देखते हुए धीरे से बोला, पर आखिर कौन बुला रहा है मुझे, यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। कौन हो तुम, कौन बुला रहा है मुझे? तुम जिस पेड़ पर आम तोड़ रहे थे, मैं उसी के अंदर हूँ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। पर तुम इस पेड़ के अंदर चली कैसे गई थी? ये बहुत लंबी कहानी है, पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम जरूर कोई भूत प्रेत हो। नहीं नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान हूँ। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। एक तुम ही हो जो मुझे यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, किसी को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। ये सुनकर आदित्य काफी ज्यादा हैरान हो गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर आवाज आना कुछ देर के लिए बंद हो गई, जिस पर आदित्य थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ, आवाज आना बंद क्यों हो गई? क्योंकि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। अच्छा तो बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, जल्दी बताओ। तुम्हें मेरी मदद करने के लिए जादुई तलवार चाहिए होगी, जो यहाँ से दूर एक जंगल में आम के पेड़ पर लटकी हुई है। क्या आम के पेड़ पर लटकी हुई है? ये तुम क्या कह रही हो, यहाँ पर तो बहुत सारे आम के पेड़ हैं। नहीं नहीं, वो जंगल में है, इसीलिए तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं जंगल जा रहा हूँ। ये कहकर आदित्य वहाँ से जाने लगा, जिस पर आवाज ने उसे रोका और कहा, मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, इसीलिए तुम मेरी मदद करना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इसके बाद आदित्य वहाँ से चला आया। गांव में आने के बाद आदित्य सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ऐसा करता हूँ, अभी चला जाता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ मुझे ही उसकी आवाज क्यों सुनाई दी और किसी को क्यों नहीं। ये कहकर आदित्य सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए, शायद मैं उसकी मदद करूँगा तो भगवान मेरी मदद कर दे। ये कहकर आदित्य जंगल के लिए निकल गया। जंगल में जाने के बाद वो उसी आम के पेड़ को ढूंढने लगा, जिसको बारे में आवाज में बताया था, पर कहीं भी आम का पेड़ दिखाई नहीं दिया, जिस पर आदित्य थोड़ा परेशान हुआ। अरे यहाँ पर तो मुझे वो पेड़ दिखाई ही नहीं दे रहा, आवाज ने तो यहीं पर बताया था, कहीं ऐसा तो नहीं वह अंदर जंगल में हो। ये कहकर आदित्य सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, अब जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा, जंगल के अंदर जाकर देख लेता हूँ। ये कहकर आदित्य जंगल के काफी अंदर आ गया। तभी उसे एक पुराना आम का पेड़ दिखाई दिया, जो बहुत भारी था। इसे देखकर उसने कहा, अरे इतना बड़ा आम का पेड़, मैं तो आज से पहले इतना बड़ा आम का पेड़ कभी नहीं देखा। वही आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लटक रहे थे, जिसे देखकर आदित्य ने कहा, यहाँ पर तो बहुत सारे आम लगे हुए हैं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ से फ्री में आम ले जाता, पर चलो कोई बात नहीं, अब मुझे पता लग गया है। पर आखिर वो जादुई तलवार कहाँ है, मुझे तो दिखाई क्यों नहीं दे रही। ये कहकर वो उसी आम के पास आया। तभी उसे जादुई तलवार दिखाई दी, जो इस आम के पेड़ पर लटक रही थी, जिसे देखकर उसने कहा, अरे हाँ, ये रही वो जादुई तलवार, मैं जल्दी से जादुई तलवार को ले लेता हूँ। ये कहकर आदित्य जादुई तलवार को ले लेता है। जादुई तलवार को पाकर आदित्य काफी खुश हुआ और बोला, चलो जादुई तलवार तो मुझे मिल गया है, अब मैं इस तलवार को लेकर बगीचा चला जाता हूँ। ये कहकर वो बगीचे के लिए निकल गया।
बगीचे में आने के बाद वो इस आम के पेड़ के पास गया और बोला, मैं जादुई तलवार लेकर आ गया हूँ। आदित्य की बात सुनकर आवाज ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें जादुई तलवार मिल गई? हाँ हाँ, तुमने बताया था, मुझे उसी आम के पेड़ पर जादुई तलवार मिल गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी जादुई तलवार ले आओगे। अच्छा, अब ये बताओ मुझे क्या करना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम इस आम के पेड़ पर वार करो, फिर मैं इस पेड़ से बाहर आ जाऊंगी। क्या इस पेड़ पर वार करूं? हाँ हाँ, वार करो। इसके बाद आदित्य ने उस आम के पेड़ पर जादुई तलवार से वार किया। अगले पल तेज रोशनी हुई और एक लड़की बाहर निकाल कर आई। लड़की को देखकर आदित्य थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे तुम तो सच में एक लड़की हो, और आखिर तुम कौन हो? वही अपने आप को आम के पेड़ से बाहर देखकर लड़की काफी खुश हुई और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे बाहर निकाला। पर आखिर तुम हो कौन, और इस पेड़ के अंदर कैसे चली गई थी? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, और इस पेड़ के अंदर तो मुझे एक श्राप की वजह से जाना पड़ा था। क्या श्राप की वजह से? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं मेले में घूमने गई थी, तभी एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे दिखाई दिए। मैं उनके पास गई और उनकी तपस्या भंग कर दी, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मैं इसी आम के पेड़ के अंदर फंस गई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें तुम्हारा नाम तो पता होगा ना? मेरा नाम कंचन है और मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने चौधरी जी के पास लेकर चलता हूँ, अब वही कुछ बताएंगे। इसके बाद आदित्य कंचन को लेकर चौधरी के घर पर आ गया। चौधरी के घर आने के बाद आदित्य ने चौधरी को सारी बात बताई। चौधरी ने जब कंचन को देखा तो हैरान हो गया। तभी वहाँ पर काजल भी आ गई। कंचन को देखकर वो भी थोड़ी हैरान हो गई और उसने चौधरी से कही, चौधरी जी, ये कौन है? पता नहीं, आदित्य बता रहा है, ये उसे एक आम के पेड़ के अंदर मिला है। क्या? आम के पेड़ के अंदर से? पर भला ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये लड़की बता रही है कि इसे एक श्राप की वजह से इसे आम के पेड़ के अंदर जाना पड़ा था। वहीं जब कंचन ने चौधरी और काजल को देखा तो वो बड़ी हैरान हुई और गौर से देखते हुए बोली, माँ, पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी बेटी कंचन हूँ। कंचन नाम सुनते ही काजल काफी हैरान हुई और बोली, मेरी बेटी कंचन? तू मेरी बेटी कंचन है? हाँ मम्मा, आपको याद है ना, हम लोग मेला घूमने के लिए गए थे। हाँ मुझे याद है, पर फिर तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता भी है हम लोगों ने तुझे कितना ढूंढा, पर तू हमें कहीं नहीं मिली। माँ, मैं आपके साथ मेला घूमने गई थी, पर वहाँ पर मुझे साधु बाबा मिल गए और मैंने उसकी तपस्या भंग कर दी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था और इस श्राप के कारण मैं आम के पेड़ के अंदर चली गई थी। पर ये तो अच्छा हुआ, आज इनकी वजह से मैं आप लोगों के पास आ गई। कंचन की बात सुनकर चौधरी भी काफी ज्यादा भावुक हो गया और बोला, मेरी बेटी कंचन, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी मुझे इतने सालों के बाद मिलेगी। आदित्य, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बेटी मिल गई। अरे चौधरी जी, आप मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी बेटी मिल गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपकी बेटी है। मैं तो सोच रहा था अब हमें हमारी बेटी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कई साल बीत गए थे। मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं लगातार उसे पेड़ से निकलने के लिए आवाज लगा रही थी, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे ही तुम्हारी आवाज क्यों सुनाई दी। शायद भगवान को यही मंजूर था, वो चाहते थे कि तुम मेरी मदद करो, इसीलिए। ये सुनकर आदित्य थोड़ा हैरान हुआ, जिस पर चौधरी ने कहा, पर एक बात समझ नहीं आई, तुम तो आज से पहले कई बार बगीचे में गए थे, तो तुम्हें कंचन की आवाज सुनाई नहीं दी थी? नहीं नहीं, क्योंकि आज पहली बार ही उस तरफ गया था। वहाँ मैं बहुत ही कम जाता था, क्योंकि मुझे आम बाहर ही मिल जाया करते थे।
चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम अंदर चले गए, जिससे मुझे मेरी बेटी मिल गई। आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ हाँ आदित्य, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा भगवान को कोसती रहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि भगवान मुझे मेरी जवान बेटी दे देंगे। ये कहकर काजल के आंखों में आंसू आ गए, जिस पर कंचन ने कहा, माँ अब आप रोइए मत, क्योंकि अब मैं आपके पास आ गई हूँ। हाँ हाँ बेटी, अब मैं भला क्यों रोगी, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। वही चौधरी बहुत ज्यादा खुश था और उसने आदित्य से कहा, आदित्य आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मांगू तुम क्या मांगते हो? नहीं नहीं चौधरी जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं आदित्य, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता हूँ। तुमने हमें बहुत बड़ी दौलत दी है, हमें हमारी बेटी लौट आई है, इसलिए तुम्हें हम खुशी से इनाम दूंगा। यह कहकर चौधरी ने आदित्य को बहुत सारा धन दिया, जिसे देखकर आदित्य हैरान हुआ। अरे इतना सारा धन? नहीं नहीं चौधरी जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं है, तुम कभी भी लोगों का बुरा नहीं सोचते हो, शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हारी मदद की है। ये सुनकर आदित्य काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जी, इतना सारा धन देने के लिए। धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, जो तुमने हमें हमारी बेटी दी। ये सुनकर आदित्य काफी खुश हुआ और फिर वो वहाँ से चला गया। चौधरी के घर से जाने के बाद आदित्य सीधा अपने घर गया। आदित्य को इतना जल्दी आता देख सुषमा थोड़ी हैरान हुई और बोली, अजी आप तो आज घर पर ही नहीं आए आम लेकर। हाँ, क्योंकि मैं आम लेकर आया नहीं था। आम लेकर नहीं आए तो फिर आप कहाँ पर गए थे? ये सुनकर आदित्य ने अपने जेब से बहुत सारे पैसे निकाले, जिसे देखकर सुषमा का भी काफी ज्यादा हैरानी हुई और बोली, इतने सारे पैसे? आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मुझे चौधरी जी ने दिए हैं। क्या चौधरी जी ने? पर उन्होंने आपको इतने सारे पैसे क्यों दिए? क्योंकि मैंने उसकी खोई हुई बेटी उसको लौटाई है, इस वजह से। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चौधरी जी को तो कोई संतान ही नहीं था। नहीं नहीं चौधरी जी की एक बेटी थी, जो बचपन में ही मेले में खो गई थी। इसके बाद आदित्य ने सुषमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुषमा काफी हैरान हुई। तभी शांति देवी बोली, आदित्य बिल्कुल ठीक कह रहा है। चौधरी की बेटी बहुत ही सुंदर थी, पर उसके चले जाने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। चौधरी ने तो जान देने की भी कोशिश की थी, पर बच गया। हाँ माँ, और आज मैंने उन्हीं की बेटी को बचाया है, इसलिए चौधरी जी ने मुझे इतना सारा धन दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है इसलिए भगवान ने तुझे चुना, क्योंकि हम ज्यादा गरीब थे। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है। आज भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। अजी पर हम इतने सारे पैसों का करेंगे क्या? अरे करना क्या है, अब तक मैं आम को इधर उधर बेचा करता था, अब मैं दुकान खोलकर आम के साथ बाकी फलों को भी बेचा करूँगा। हाँ हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह हमारी फलों की भी दुकान हो जाएगी। ये सुनकर आदित्य काफी खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ चौधरी काफी ज्यादा खुश था और उसने अपनी पत्नी काजल से कहा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, भगवान की कृपा से हमारी बेटी हमें वापस मिल गई है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस खुशी में हमें उत्सव करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज कई सालों के बाद हमें हमारी बेटी मिली है, हम बहुत भारी उत्सव करेंगे। अरे पिताजी, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? अरे आवश्यकता कैसे नहीं है, गांव वालों को पता तो चलना चाहिए कि हमें हमारी बेटी वापस मिल गई। इसके बाद चौधरी ने गांव में बहुत भारी उत्सव कराया। जब गांव वालों को पता लगा कि चौधरी को उसकी बेटी मिल गई है, तो गांव वाले भी काफी ज्यादा खुश हुए। अरे भाई, हमें नहीं पता था कि इतने सालों के बाद भी चौधरी की बेटी मिल जाएगी। यही तो भाग्य होता है भैया। और मैंने तो सुना है चौधरी जी की बेटी को कोई और नहीं बल्कि आदित्य बचा कर लाया है। हाँ हाँ भाई, उसकी तो किस्मत चमक गई, क्योंकि चौधरी जी ने तो उसे काफी अच्छा इनाम भी दिया है।
तो भैया भाग्य की भी बात होती है। अब तक वो कितना दुखी था पर एकदम उसका भाग्य ही बदल गया। वहीं दूसरी तरफ आदित्य काफी ज्यादा खुश था और उसने एक बहुत बड़ी फलों की दुकान खोली, जिसे खोलकर वो काफी खुश था। आज भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ आ गया है। अगर चौधरी जी ने मुझे इनाम नहीं दिया होता तो मैं ये दुकान नहीं खोल पाता। एक छोटे से आम बेचने वाला से अब मैं एक फल बेचने वाला बन गया हूँ। तभी वहाँ पर चौधरी आया। चौधरी ने जब आदित्य की दुकान देखी तो उसने कहा, अरे वाह आदित्य, तुमने तो फलों की दुकान खोली है। हाँ हाँ चौधरी जी, आपने जो मुझे पैसे दिए थे उनसे मैं दुकान खोल ली। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जरा ताजे ताजे फल मुझे भी दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, इसलिए मैं आपको फ्री में फल दूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम फ्री में उनको फल देना जो गरीब हो, क्योंकि तुमने भी गरीबी देखी है तो तुम्हें पता होगा गरीबी कितनी बुरी होती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा चौधरी जी। ठीक है, मुझे कोई भी गरीब मिलेगा तो मैं उसी को फ्री में फल दूंगा। आपको जो भी फल चाहिए आप ले लीजिए। इसके बाद चौधरी ने फल लिए और फिर पैसे देकर वहाँ से चले आए। उसे देखकर आदित्य काफी खुश हुआ और अब वो आराम से अपना फलों की दुकान चलाता था और काफी खुश था।